नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप लोग लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे अपने इस यूट्यूब चैनल में 2 सीरीज़ चलाए हुए हैं। पहला सीरीज़ जो है वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और दूसरा सीरीज़ जो है हमारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। क्योंकि ये जो आर्ट एंड कल्चर है ये केवल यूपीएससी में नहीं, अदर जो भी एग्जाम होता है प्रतियोगिता परीक्षा में उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग देखे थे कि क्लास 11 का जो बुक है सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। लाइन बाय लाइन यहाँ पे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर इमेज हर लाइन से यहाँ पे प्रश्न आता है और उसको प्रूफ के साथ आपको इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में आपको बताया भी जा रहा है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, वहाँ पे देखे थे कि कैसे मल्टीपल सोर्स को हम लोग यूज करें और एग्जाम के समय केवल एक बुक पढ़ें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हम बना सकते हैं। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। आज हम लोग 2015 के यूपीएससी में आए हुए प्राचीन भारत के जो प्रश्न है 5 प्रश्न है उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पिछले 2 वीडियो में हम लोग 2013 और 14 के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको तो ये लगेगा कि यूपीएससी इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकती है और कैसे एक क्वेश्चन जो कि पिछले साल ही रिपीट हुआ है उसको हूबहू दूसरे साल यानी कि जो 2014 का था उसको डायरेक्ट 2015 में 2 सवाल ऐसा है जो पूछा गया था। एक तो हूबहू पूछा गया था बौद्ध वाला, वो देखेंगे, और एक जो है शास्त्रीय भाषा से संबंधित प्रश्न जो है उससे रिलेटेड फैक्ट जो है वो पूछा गया था। और भी कुछ ऐसे प्रश्न थे जो 2013 और 14 के अगर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किए होंगे तो 15 में उसको आराम से बना सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाया जा सकता है। मतलब आपको लगेगा कि यूपीएससी है और वो भी इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकती है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि इसमें आपको नहीं जाना है आसान है हार्ड है। अगर आप जान रहे हैं तो वो सवाल आपके लिए आसान है और नहीं तो वो सवाल आपके लिए टफ होता है। और जो ज़्यादातर लोगों के लिए आसान सवाल होता है तो कट ऑफ भी हम लोगों का हाई जाता है। तो ये चीज़ में हमको नहीं उलझना है कि सवाल टफ था आसान था। आपका काम है बेसिक सोर्स को पढ़ना। अगर उस सोर्स से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको किसी तरह से भी गलत नहीं करना है। और इस तरह से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो उम्मीद है आपका जो पीटी है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो 2015 के सवाल को अभी हम लोग डिस्कस करें। इससे पहले पिछला वीडियो हमारा जो है आधा में अटक गया था और इस तरह से यहाँ पे हम लोग कुछ सवाल को डिस्कस नहीं कर पाते, तो 2 सवाल जो है यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का 2015 का सवाल यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है आपका यहाँ पे सॉरी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, मान सकते हैं। मांगानियार के नाम से जाने जाने वाले लोग क्या चीज का समुदाय है? तो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ये राजस्थान के समुदाय हैं। फैक्चुअल है, बहुत सारे लोग न्यूज में रहते हैं तो उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होना नहीं है। कोई ऑथेंटिक बुक में ये सब मिलता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो शास्त्रीय भाषा से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है जो कि यहाँ पे पूछा गया है। 3 ऑप्शन देखिए कि कौन शास्त्रीय भाषा के अंग है और किसको यहाँ क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में यहाँ घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है कन्नड़ और तेलुगु। अब गुजराती आप कैसे नहीं जान रहे हैं? तो गुजराती है ही नहीं, मात्र 6 है। और इस तरह से आपको आप काम क्या करना है कि आपको बताया गया था पिछले वीडियो में भी, हमेशा से जब से हम क्वेश्चन बैंक का डिस्कस कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं केवल इसका प्रश्न को बी है या सी है या ए है इसका जान लेना इतना ही काफी नहीं है। आपको जानना होगा कि यहाँ पे अगर शास्त्रीय भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं, अभी वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषा हैं, जो रिसेंट में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है वो किसको मिला है। क्योंकि अभी देखिए यही क्वेश्चन आपका रिपीट होने वाला है 2015 में। अभी आपको हम बताया था ना कि 2014 का प्रश्न जो है 2 प्रश्न जो है 2015 में रिपीट होगा, एक प्रश्न उनमें से ये भी है। तो चलिए यहाँ पे हम जान जाते हैं। जब भाषा के बारे में आता है तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे भाषा से संबंधित बहुत सारा चीज आता है। 8वीं अनुसूची से संबंधित ये तो पॉलिटी का पोर्शन है, इसको आप देख लीजिएगा। 21वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। और इस तरह से वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में हमको 22 भाषा देखने को मिलते हैं। ये तो आपका पॉलिटी का पोर्शन हो गया। इसी समय हम लोग शास्त्रीय भाषा के बारे में भी पढ़ते हैं। अगर नहीं तो झारखंड के सिलेबस में, अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हो तो झारखंड के सिलेबस में जेएसएससी में भारतीय भाषा या एक तरह से भाषा और लिपि पढ़ना है, उसमें शास्त्रीय भाषा के बारे में हम पढ़ते हैं। और नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कहीं पे भी, क्योंकि ये 6 मात्र भाषा है शास्त्रीय भाषा, तो ये तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और इससे संबंधित बहुत सारे चीज भी आपको पता होने चाहिए। तो ये शास्त्रीय भाषा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शास्त्रीय भाषा होता क्या है और क्यों इसको दर्जा दिया गया। तो कहा जाता है कुछ ऐसे भारतीय भाषा हैं जो प्राचीन साहित्य परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। मतलब कुछ भाषा हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं और उसको अगर संरक्षण करना है आने वाले समय के लिए, जैसे संस्कृत अभी हम लोग बोल रहे हैं कि विलुप्त हो रहा है, बहुत कम लोग बच रहे हैं, तो इसका संरक्षण के लिए सरकार प्रयास करे, इसीलिए उसको एक अलग ही कैटेगरी में बांट दिया गया है और उस कैटेगरी का नाम दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज
लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा। तो सबसे पहला उद्देश्य कि उस भाषा का क्या करना है, संरक्षण और संवर्धन करना है। दूसरा चीज है, हम अगर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया देता है कि 1500 से 2000 साल कम से कम 2000 वर्ष जो है वो पुराना होना चाहिए, तभी उसको शास्त्रीय भाषा का हम लोग दर्जा दे सकते हैं। साथ ही साथ उसमें रचित कुछ प्राचीन ग्रंथ होने चाहिए जिसको लोगों के द्वारा उसको माना जाता है या अपनाया जाता है। जैसे अभी हम लोग संस्कृत के, तो संस्कृत में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसको वर्तमान समय में लोग अपनाते हैं। तो इस तरह से वो प्राचीनतम साहित्य उस भाषा में रचा गया हो और उस साहित्य को लोग अभी भी उसको मानते हो या उसका एक तरह से समाज में एक अच्छा खासा दर्जा प्राप्त हो उसे। इस तरह से यहाँ पे ये दो क्राइटेरिया मोटा मोटी होना चाहिए, और भी बहुत सारा क्राइटेरिया हो सकता है लेकिन ये बेसिक दो क्राइटेरिया है। और इस तरह से भारत में केवल 6 ऐसे भाषाएं हैं जिसको शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ है, और उसमें भी सबसे पहला जो है वो तमिल लैंग्वेज है जिसको 2004 में दिया गया है। कहा जाता है ये 2500 वर्ष पुराना भाषा है और इसमें बहुत सारे प्राचीन साहित्य मिले हैं, जिसमें एक तो हम लोग पढ़ते ही हैं संगम साहित्य। इसके अलावा संगम साहित्य पढ़िएगा तो उसी समय तिरुक्कलुवर है, शिल्पाधिकारम है, मणिमैकले है, ये सब संबंधित आपको प्राचीन तमिल साहित्य देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है 2004 में ये कोई भी एग्जाम पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यूपीएससी। इसीलिए बात आपको बताया भी गया कि आप यूपीएससी दे रहे हैं तभी ये वीडियो देखें, ऐसा जरूरी नहीं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर है तो वो आपके लिए आर्ट एंड कल्चर का वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और क्वेश्चन बैंक अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हर कोई ना कोई टॉपिक आपके एग्जाम में होगा तो वो आपको फायदा पहुंचाएगा। संस्कृत देखिए, ये जो है ये दूसरा भाषा था जिसको यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके ठीक एक साल बाद 2005 में ऋग्वेद, आप लोग को पता है कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में एक ग्रंथ है। तेलुगु भाषा को 2008 में दर्जा प्राप्त हुआ, यानी 3 साल बाद। इसी समय कन्नड़ भाषा को 2008 में ही हुआ, तेलुगु और कन्नड़ को। और तेलुगु में देखिए गाथा सप्तशमी जो है वो बहुत ही, जिसके रचनाकार हाल है, ये पूछा भी जाता है कि कौन किसके रचनाकार हैं। इस तरह के जब आप पढ़िए तो सारा चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़िए कि कोई भी प्रश्न आ सकता है। कन्नड़ है तो कन्नड़ जो है ये भी लगभग 2500 या साल जो है वो पुराना है। इसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण ग्रंथ देखा जाए तो कवि राजमार्ग जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में मिलता है। मलयालम में रामचरितमानस जो है वो मलयालम भाषा में है, जो कि 12वीं सदी के आसपास इसका रचा गया है। इसको 2013 में शास्त्रीय भाषा का। और सबसे अंतिम में यही सवाल आपको अभी 2015 में मिलने वाला है कि सबसे अंतिम में कौन से शास्त्रीय लैंग्वेज को जोड़ा गया, तो उसका आंसर है उड़ीसा है, 2014 में जोड़ा। और इससे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको क्या रहेगा, मलयालम। मतलब आपको एक सीक्वेंस याद होना चाहिए कि किसको पहले और किसको बाद में मिला है। चंडी पुराण हो गया, बलिंका रामायण हो गया, ये उड़ीसा में लिखा गया प्राचीनतम साहित्य आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से जब भी कोई रिलेटेड फैक्ट आपको मिले तो सारा चीज को आपको पढ़ते हुए चलना है, ताकि उससे रिलेटेड फैक्ट जो है वो कभी भी आपका ना छूटे। तो अब चलिए 2015 का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसा कि बताया गया है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हूबहू यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित था। और इस तरह से वहां पे भी हम देखे थे कौशल और मगध उससे संबंधित है। और इस तरह से वहां जो ऑप्शन में था वो आपका 3 और 4 जो है वो सी ऑप्शन में था शायद, हाँ सी ऑप्शन में था, और यहाँ पे डी है। खाली ऑप्शन को आगे पीछे कर दिया। और यहाँ पे देखिए कोई चीज को बदला नहीं, अवंती गांधार कुशल मगध, यहाँ पे भी देखिए अवंती गांधार कुशल और मगध, मतलब सेम टू सेम जैसे उतार दिए। इसीलिए बोला गया था कि इस बार का यूपीएससी मतलब 2015 का अगर सवाल देखा जाए तो बहुत ही ईजी था, कोई भी इसको बहुत आसानी से बना सकता था, थोड़ा भी अगर सीरियस कैंडिडेट है तो। चलिए, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, तो फिर से यहाँ रिपीट करने का कोई तुक नहीं बनता है। अगला प्रश्न है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से ये बनाया जा सकता है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन है ना हूबहू क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। आपको जैसे अभी बताया गया कि हम लोग शास्त्रीय भाषा का बारे में पढ़े तो उसके बारे में आगे पीछे जितना था सारे चीज पढ़े, उसी दौरान अगर आप ध्यान रखे होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले निर्माण किया गया था, और इसका आंसर जो है वो धौली स्थित शैलगिरी हाथी है। तो देखिए ये आप कैसे जानिएगा, तो इससे पहले हम लोग अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो हम लोग पढ़े थे बराबर की पहाड़ी के बारे में। पूछा गया था कि बराबर की पहाड़ियों का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, और हम लोग पढ़े थे कि नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, इसका निर्माण अशोक के काल में किया गया था, और ये आपका आजीवक संप्रदाय को समर्पित है, और ये लोम ऋषि के नाम या लोमस ऋषि के नाम से, गुफा के नाम से भी ये जाना जाता है। लेकिन उसी पैराग्राफ के ऊपर में अगर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है उड़ीसा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति मूर्ति कला में रेखांकन लय पार्की की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर अशोक के शिलालेख भी अंकित हैं, यानी कि ये जो बना हुआ है हाथी वो अशोक के सम्राट अशोक के काल में बना हुआ है। तो आप समझिए कि जो
मौर्य काल का बना हुआ है, यानी 2200-2300 साल ये पुराना होगा, यही सबसे पुराना एक हो सकता है। और दूसरा चीज आपको, चलिए ठीक है, कंफ्यूजन भी हो सकता है कि शैल स्मारक महाबलीपुरम वाला होगा या इसमें होगा, लेकिन मंदिर को तो आप काट सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था पिछला वीडियो में कि ये जो मंदिर उंदिर बन रहा है वो तो आपका मौर्य काल तक बनना भी शुरू नहीं होगा, आपका एक तरह से कहिए गुप्त काल से धीरे धीरे आपको मंदिर बनने का जो निर्माण प्रक्रिया वो प्रारंभ आपको देखने को मिलता है। और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी पढ़ता है तो जानता है, तो ऑप्शन ये तो आप काट ही सकते हैं। उसी तरह से ये जो है विशाल मूर्ति जो ये सब मिल रहा था, वराह मूर्ति वगैरह, ये सब भी आपका गुप्त काल वगैरह सब में ही धीरे धीरे देखने को हमको मिलेगा, या उसके बाद का जो काल होगा अलग अलग समय में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर मौर्य काल अगर देखिएगा तो इस समय यक्ष और यक्षिणी का, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया, ये एक विशाल मूर्ति है जो कि बाहर खुला स्थान में कहीं पे भी देखने को मिलता था, कहीं यक्ष का मूर्ति मिलता था, कहीं यक्षिणी का मूर्ति मिलता था। तो उस समय तो इस तरह की मूर्ति का कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब आपको डाउट होगा कि शैलकृत स्मारक जो महाबलीपुरम, जिसको मामल्यपुरम तमिलनाडु का जो बारे में कहा जा रहा है, कहीं वो तो नहीं है, इससे कंफ्यूजन लास्ट में आपको हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे डिस्कस किया गया था। कैसे किया गया था, तो आपको याद कीजिए, है ना, पिछला वीडियो में आपको बताया गया था, ये इमेज अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो वहां पे एक क्वेश्चन था कि आपका किरात अर्जुनीय, यानी अर्जुन जो है वो तपस्या कर रहे हैं, या कहीं कहीं लोग मानते हैं भागीरथी जो है गंगा के अवतरण के लिए तपस्या कर रहे हैं, उसका जो मूर्ति उकेरा गया है वो कहाँ का है, और बगल में आपको दिया गया था महाबलीपुरम या मामल्यपुरम वहां पे लिखा था, और वो जो था पल्लव काल का बना हुआ था, और स्टेटमेंट हम देखे थे वो सही था। और इसके बारे में जब हम वहां पे बताए थे तो ये पैराग्राफ भी आपको पढ़ के वहां पे बताया गया था। और इस तरह से यहाँ पे अगर पहला लाइन ही पढ़िएगा, महाबलीपुरम के पल्लव काल का एक महत्वपूर्ण पटनगर है जहां अनेक शैलकृत और स्वतः खड़े मंदिरों का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान किया गया। तो ये जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में किया गया, और जो है वो ईस्वी पूर्व, मौर्य काल मतलब क्या है, ईस्वी पूर्व का बात किया जा रहा है। यहाँ गंगा अवतरण किरात अर्जुनीय के बारे में पूरा डिटेल में आपको पिछला वीडियो में भी बताया गया था। तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू रिपीट नहीं हुआ, लेकिन इसी को दूसरे तरीके से वहां पे पूछा गया, इसीलिए कहा गया है रिलेटेड फैक्ट को आपको पढ़ना है, ना कि ABCD में केवल आंसर जान गए कि हाँ 54 का ये पढ़ लिए, सबसे पुराना कौन है तो धौली का शैलकृत हाथी, बाकी को हम ऑप्शन देखिए नहीं, लिंगराज मंदिर कब बना, शैलकृत स्मारक महाबलीपुरम से संबंधित क्या तथ्य है, या उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति जो है उससे क्या संबंधित है। तो ये चीज अगर आप नहीं देखिएगा तो आने वाले एग्जाम में जो प्रश्न होगा इसी से रिलेटेड होगा, और उसको आप नहीं बना पाइएगा। इसीलिए है ना, आपको चारों ऑप्शन से रिलेटेड तथ्यों को देखना है। और इस तरह से अगर हम पहला ऑप्शन को देखें तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में, आपको पता होगा 1000 ईस्वी पूर्व ये जो बना था, और इसके बारे में डिटेल अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का वीडियो जो चल रहा है उसमें मंदिर जो है उसके निर्माण प्रक्रिया या मंदिर उंदिर के बारे में सारा चीज वहां डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बस थोड़ा सा आइडिया रखिए, क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हैं तो 1000 ईस्वी पूर्व यहाँ पे, सॉरी ईस्वी में यहाँ पे बना था, और ये भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में लिंगराज मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप लोगों को बता ही दिया गया, धौली के उड़ीसा में ये अशोक के काल में बना हुआ था, बराबर की पहाड़ी वगैरह सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये भी आप लोगों को बता गया, मामल्यपुरम जो कि तमिलनाडु में है, या महाबलीपुरम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे किरात अर्जुनीय या एक तरह से गंगा अवतरण करवाते के लिए भागीरथी के द्वारा जो तपस्या किया जा रहा है वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास का है। एक है उदयगिरी खंडगिरी के बारे में, तो थोड़ा बहुत उदयगिरी खंडगिरी के बारे में भी देख लीजिए, ये भी आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा, बहुत डिटेल में तभी आप नहीं पढ़ने वाले हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि उड़ीसा में जो है वो कलिंग का चेदी वंश का राजवंश था, उस समय इस सब का उदयगिरी खंडगिरी का निर्माण हो रहा था, और वहां पे भी सबसे महत्वपूर्ण राजा थे खारवेल, उन्हीं के द्वारा उदयगिरी जो गुफा है उसको यहाँ पे बनाया गया है। और उदयगिरी का गुफा का 13वें वर्ष ये राजाभिषेक के बनवाए थे, और इस तरह से उदयगिरी में 19 और खंडगिरी में 16 गुफा आपको पहाड़ी को काट के बनाया गया, जो कि जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहार था। यानी यह किसके लिए बनाया गया था, जैन भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। उदयगिरी में ही रानी गुफा है, और खंडगिरी में एक है वो है अनंत गुफा। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सब थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आइसोलेट होकर नहीं पढ़ना है कि जो सवाल पढ़े बस उसी का जवाब जान गए, बाकी उससे रिलेटेड फैक्ट के पीछे दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे में है ना, क्वेश्चन बैंक रिवीजन करने का भी बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं दिखेगा। देखिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न जो है वो भी बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं आसान है। कोई बेसिक थोड़ा भी अगर जानकार विद्यार्थी होगा या थोड़ा भी उत्सुक विद्यार्थी होगा तो उसको पुष्कर के बारे में तो पता ही होगा कि पुष्कर जो है राजस्थान में है, और ये पशुओं का मेला है, पशुओं के लिए बहुत फेमस है। अगर थोड़ा बहुत और आइडिया होगा तो ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर जो है यही राजस्थान के पुष्कर में आपको देखने को मिलता। अब यहाँ पे कहिएगा कि उसको जानने से क्या फायदा है, कि यहाँ तो पहाड़ी दिया हुआ है। तो देखिए श्रीशैलम हम नहीं जान रहे नल्लामलाई की पहाड़ी में है कि नहीं, ओंकारेश्वर को हमको नहीं पता है कि सतमाला का पहाड़ी जो है वो आपका
ओंकारेश्वर में ही है कि नहीं है, ये हमको आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सवाल को हम बना सकते थे। क्यों? क्योंकि पुष्कर जो है राजस्थान में और महादेव पहाड़ी, इतना तो आइडिया होना चाहिए कि विंध्य पर्वत जो है उसी का अगला हिस्सा है महादेव पहाड़ी, और ये एमपी में पड़ता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसको अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप क्या जान रहे हैं? मतलब बेसिक सा कोई भी एग्जाम का, जो ग्रुप डी का एग्जाम का अगर तैयारी कर रहा है तो उसको भी पता होता है कि विंध्य पर्वत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है, और धूपगढ़ जो है वो कहाँ पे है? महादेव की पहाड़ी में। इसी आगे जाइएगा तो मैकाल की पहाड़ी मिलेगा, और वहां अमरकंटक की चोटी मिलेगा, और इसमें 3 नदी जो है वो निकलती है, महानदी है, सोन नदी है, और इस तरह से यहाँ पे आपका इस तरह से महानदी है, सोन नदी है, और एक नर्मदा नदी है। तो ये 3 नदियां जो है यहाँ से निकलती हैं। तो ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए। और ऑप्शन 3 को काट दीजिएगा तो आपका तो आंसर आ ही गया। ऑप्शन 3 3 3 सब में था, कट गया, आंसर आपका ए बच गया। तो श्रीशैलम जो है नल्लामलाई, नल्लामलाई आपको बताना चाहते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये भी अगर आप भूगोल को अगर मैप वाइज अगर पढ़े होंगे, अगर मैप में अगर देख के पढ़ रहे होंगे, तो ये सब भी आपको पढ़ने को, क्योंकि बेसिक जो पढ़ाया जाता है, जो कि एक तरह से कहिए एसएससी का भी तैयारी करते हैं, तो वो लोग को भी ये सब पहाड़ी के बारे में बताया जाता है। शतमाला आपका जो है महाराष्ट्र के एरिया में पड़ेगा, और ओंकारेश्वर वहां पे आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिएगा ओंकारेश्वर जो है वो शिव को है, और ये आपका ये जो है आपका मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, जो कि आपका ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। और जबकि सतमाला जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपका सतमाला जैसे और भी कई पहाड़ियां हैं, देखिएगा वहां देखने को आपको मिलेगा, चाहे वो बालाघाट रेंज हो, चाहे वो हरिश्चंद्र रेंज हो, चाहे अजंता का रेंज हो, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि भूगोल में हम लोग पढ़वाते हैं, या मैप में अगर जब देखिएगा तो ये सब पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। और ये कोई छोटा मोटा पहाड़ी नहीं है, बहुत फेमस पहाड़ी है। जब भी आप पश्चिमी घाट के बारे में अध्ययन कीजिएगा, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत इजीली ये प्रश्न आपका बन सकता था, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं भी जान रहे हैं तो भी। तो पुष्कर कहाँ है? अजमेर सिटी राजस्थान में पड़ता है, और ये जो है महादेव हिल जो है वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो देखिए कितना आसान ये प्रश्न था। अभी आपको बताया गया क्लासिकल लैंग्वेज से संबंधित, कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो 6 है। इसको 2004 से यहाँ पे मिलना, ये क्या होता है आपका, यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। और इस तरह से आपको अभी तुरंत बताया गया कि सबसे अंतिम में जो यहाँ पे भाषा दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, तो आपका ओडिशा के बारे में यहाँ पे आपको 2014 में बताया गया। अब यही क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ रिपीटेड देखने को मिल रहा है, इसीलिए कहा गया है कि रिलेटेड फैक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। बार बार आपको हो सकता है सुन सुन के एकदम अच्छा नहीं लग रहा हो कि एक ही बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। जब तक आप संबंधित तथ्यात्मक चीज को नहीं पढ़िएगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। देखिए हाल ही में निम्नलिखित में किस एक भाषा, चूंकि ये 2015 का क्वेश्चन है इसलिए पूछा जा रहा है कि उड़िया जो है ना, यहाँ पे दिया गया है इसको शास्त्रीय भाषा। तो देखिए हाल ही में इसलिए बोला है क्योंकि इसको कब मिला था? 20 फरवरी 2014 को। ये तो करंट में भी रहा होगा, और इस तरह से यहाँ पे पूछा गया था, इसीलिए आपको याद रखना है। और इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका ये जो तैयारी होगा वो बेहतर होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ कलमकारी चित्रकला से यहाँ पे दिया गया है, ये भी एक तरह का यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं, जो कि सूती वस्त्र से संबंधित यहाँ पे है। और ये जो है आपका हाथ से कॉटन टेक्सटाइल का यहाँ पे किया जाता है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और यहाँ पे जो है रंग जो है प्राकृतिक रंग का ही यूज किया जाता है। और यहाँ 23 स्टेप्स जो है यहाँ पे है, इसको बनाने का एक तरीका है। और इसका 2 पार्ट यहाँ पे कलमकारी का यहाँ पे देखने को मिलता है, श्री कलाहस्ती स्टाइल और मछलीपट्टनम स्टाइल। चूंकि ये तमिलनाडु तरफ भी अगर आप जाइएगा तो वहां पे भी थोड़ा बहुत एरिया आपको हो सकता है थोड़ा बहुत मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 स्टाइल इसका भी है, यानी 2 प्रकार है इसका, श्री कलाशक्ति स्टाइल और मछलीपट्टनम स्टाइल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इस ये रिलेटेड फैक्ट है। कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक बुक में मिलेंगे, कुछ पोर्शन जो है वो बेसिक बुक में नहीं मिलते हैं। तो आपको कम से कम बेसिक बुक में जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सवाल आपका गलत नहीं होना है। और इस तरह से नेक्स्ट हम लोग वीडियो में 2016 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से 7 प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं। और देखिए आपको बताया गया है कि बुद्ध वगैरह से संबंधित हो गया, जैन धर्म हो गया, फिर कला और संस्कृति, यही सबसे तो प्रश्न आता है। और इसी चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, तो आपका जो पीटी का क्वेश्चन है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर तरीके से पढ़िएगा तो। और नहीं तो पढ़ते रह जाइएगा, घंटों वीडियो देखते रह जाइएगा। जो चीज आप आधा घंटा में पढ़ते हैं उस चीज के लिए आपका 2 घंटा 5 घंटा का वीडियो बना के दे दिया जाता है, और आपका इससे टाइम ही वेस्ट होता है, एनर्जी एक तरह से आप ठीक है उससे आपको एक्स्ट्रा बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है, कभी कभी हो सकता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाता है, लेकिन अगर वो एग्जाम हॉल में आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित नहीं होगा। फिर आप जो है वो धीरे धीरे एक तरह से इंफॉर्मेशन का बम्बार्डिंग होने लग जाएगा, और आप चीजों को जो याद करने वाला चीज है, जैसे पुष्कर जैसा मेला है, इसको भी आप याद नहीं कर पाएगा तो क्या फायदा है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए जो आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को देखना है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट लेने का, अब आउटपुट लेने का आपको प्रयास करना है। और यही चीज़ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको कोई भी उधर उधर फालतू का बात ना किए हुए एकदम आपको टू दी पॉइंट आपको बताया जाए और चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाए कि कैसे पढ़ा जाए कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।